तो मार्केट्स के अंदर एक बढ़िया रफ्तार है और डे हाई से थोड़ा सा ईज आउट हो गया निफ्टी जरूर कामकाज कर रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर अभी भी तेजी देखने को मिल रही है और जो मूव है वो लगातार बना हुआ है। निफ्टी बैंक के अंदर एक अच्छा मूव वहां पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मार्केट्स को लेकर बातचीत कर लेते हैं गाबा सर से। गाबा सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स में जो एक बढ़िया रफ्तार बनी है, लग रहा है ये 18,000 तक ले जाएगी इस बारी। गुड आफ्टरनून। ऐसा लगता है मुझे होना चाहिए, क्योंकि आज एक 40,000 टच कर लिया, लेकिन 40,000 रेसिस्टेंस नहीं है, साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। लेकिन वो जब पार कर लेगा तो 40,111 वहां तक जाने की क्षमता रखता है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में ही वीकनेस नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में स्ट्रेंथ है। जैसे कि निफ्टी अब यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, लगता है यहीं से एक अप मिलना चाहिए। तो यस, मैं कहूंगा कि निफ्टी में एक अप मिलना चाहिए, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा यस पॉसिबल है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी अप मूव की उम्मीद लगा सकते हैं। निफ्टी बैंक के लिए क्या टारगेट देख रहे हैं आप गाबा सर? 40,000 के पार चला जाएगा तो 40,111 मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो 40,111 ये वो जोन है जो कि निफ्टी बैंक दिखा सकता है। अच्छा, कोई स्टॉक गाबा सर जिस पर नजर हो आपकी? बिल्कुल, मुझे लगता है एक L&T फाइनेंस अच्छा लगता है मुझे। 80 का स्टॉप लगा चले, 85 पॉसिबल है। दूसरा इंडियन होटल्स भी अच्छा लगता है। यहाँ पर लगता है 310 315 आते दिनों में देख सकते हैं। स्टॉप होगा 300 का, तो यस अपमूव है यहाँ पर। अच्छा, तो L&T फाइनेंस और इंडियन होटल, इन दो स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। अच्छा, आगे भी हम गाबा सर से बातचीत करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान मौजूद हैं। गिरीश कौशिकी सर मौजूद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, MD एंड CEO कैन फिन होम के। गिरीश सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो लास्ट सिनेरियो में और इस सिनेरियो में बदलाव आया है, क्योंकि जो फेस्टिव डिमांड है वो पिकअप करना शुरू हो गई है। हाउसिंग फाइनेंस की डिमांड वापस एक रफ्तार पकड़ रही है। रियल स्टेट के नंबर्स में तो एटलीस्ट यही दिखाई पड़ रहा है, रजिस्ट्रेशन काफ़ी बेटर आ रहे हैं। तो Q1 के बाद Q2 में एज वी स्पीक क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है अभी, कैसा आप देख रहे हैं आउटलुक पूरा कंपनी के नंबर्स का? Actually, हर साल स्पेशली इन द बैंकिंग एंड नॉन बैंक स्पेस, क्वार्टर वन से बेहतर होगा, क्वार्टर 3 क्वार्टर 2 से बेहतर होगा, और क्वार्टर 4 क्वार्टर 3 से बेहतर होगा। सो एक्चुअली टू दैट एक्सटेंट इट इज बीन ट्यून्ड फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स। So अभी quarter 2, if you see, I think demand is pretty good across the industry, all segments, all geographies, and this demand will it will stay. And if you look at this year, पिछले साल कंपेयर किया तो पिछले साल में फर्स्ट क्वार्टर कोविड सेकेंड वेव से थोड़ा इम्पैक्ट हुआ, उसका बावजूद भी आई थिंक रिमाइंडर 3 क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया इंडस्ट्री ने। सो ये साल लास्ट ईयर कंपेयर किए तो बहुत अच्छा होगा। ओके, अच्छा गिरीश सर, लास्ट क्वार्टर्स में जब इंटरेस्ट रेट सिनेरियो लोअर साइड पर था, वहां से सिचुएशन बहुत बदली है। अब इंटरेस्ट रेट सिनेरियो हायर साइड पर जाना शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी NIMs की सिचुएशन उतनी रिवाइवल नहीं दिखा रही है जितना होना चाहिए था एक्चुअल में। तो क्या एक्चुअल सिचुएशन है, ऐसा क्यों हो रहा है? If you're talking about Canfin में हमारा निम पहले था about 3.3, 3.4. Now if you see it's about 3.6. ये क्वार्टर में 4.1 था. That is because of positive carry, because of LCR investment. वो एक टाइम था, aberration था. Otherwise, for a profile like Canfin, 2.4 spread or 3% NIM is what we always give as guidance. And today, if you look at NIM, it's in the range of 3.5, 3.6, and spread is about 2.6, 2.66. So I think we are pretty comfortable on margins for last many quarters, and ये अगले quarters में भी continue होगा। 4.15% is an aberration, so that should never be taken as a reference point. ओके। अच्छा सर, लास्ट क्वार्टर में जो AUM के नंबर थे गिरीश सर, वो काफ़ी रोबस्ट देखने को मिले थे। सो क्या वो मान के चलें कि वो जो नंबर्स रहेंगे वो वही सस्टेन करेंगे, सस्टेनेबल नंबर्स हैं वो, या एटलीस्ट थोड़ा सा उसको ईज आउट करें, थोड़ा डिस्काउंट करना पड़ेगा उसमें? Actually, AUM growth 18% is sustainable for next few years. Maybe बीच में कभी क्वार्टर में थोड़ा ज्यादा हो सकते, थोड़ा कम हो सकते, but I think on a steady state 18% is the guidance on both disbursement growth and book growth. तो मतलब जो 19.5, 20 और 23% की ग्रोथ लास्ट 3 क्वार्टर्स में देखी, हम मान के चले मोटा 18 से 19% की रेंज में ये फाइनेंशियल ईयर क्लोजर तक आते हुए दिखाई पड़ेगा? Yes, 18% definitely yes. ओके। अच्छा, क्योंकि आप रियल स्टेट स्पेस को बखूबी समझते हैं, आप इंडस्ट्री में हैं, वेटरन हैं, तो अभी जो डिमांड है वो किस तरह की है, सिनेरियो सिचुएशन कैसा है? और इसको मैं अगर और फर्दर सेग्रीगेट करूं तो लग्जरीज, अफोर्डेबल या मिड साइज,
कैसी डिमांड किस तरफ से आ रही है, कैसा जो सिनेरियो बन रहा है अभी? आई थिंक डिमांड बहुत रोबस्ट है, रोबस्ट था पिछले एक साल से, अभी भी रोबस्ट है. बट इफ यू सी, आई थिंक सीक्वेंशियली Q2 always will be better than Q1 and Q3 better than Q2. So now demand is very good across geographies, whether it is south or west. नॉर्थ, एक्चुअली नॉर्थ थोड़ा कम है कंपेयर टू साउथ एंड वेस्ट. साउथ में बहुत अच्छा है, वेस्ट ऑल्सो इज वेरी गुड, नॉर्थ में थोड़ा कम है डिमांड. इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल सैलरी बहुत इंप्रूव हो गया. एसीएनपी इट वाज वेरी लो बिकॉज ऑफ कोविड, अभी इंप्रूव होके ऑलमोस्ट फॉर कैनफिन इट इज नाउ कम टू अबाउट 28% इन द मिक्स. So slowly it will catch up and it will cross 30. In terms of segments, affordable is very very good, robust है, जबरदस्त डिमांड है अब affordable में. नॉन अफोर्डेबल में भी बहुत अच्छा है. ओनली थिंग इज सुपर प्रीमियम में थोड़ा आई थिंक, आई वोंट से डिमांड इज नॉट गुड, डिमांड इज डेफिनेटली गुड, बट कंपैरेटिवली थोड़ा कम है. अदरवाइज ओवरऑल ऑल सेगमेंट्स, ऑल ज्योग्राफीज आर डूइंग वेल. अच्छा सर, अब आपने क्योंकि ये सेग्रीगेशन रखा है तो आप ये भी बता दीजिए कि कैनफिन के लिए पर्टिकुलरली ज़्यादा, क्योंकि आपने कहा 74-75% जो कस्टमर है वो सैलरीड क्लास है, तो मैं मान के चलूँ कि मेजरली रेवेन्यूज़ जो हैं वो आपको आ रहे होंगे अफोर्डेबल स्पेस से या प्रीमियम अफोर्डेबल स्पेस से. वहीं पर ही आप और फोकस करेंगे या आप लग्जरी की तरफ शिफ्ट करने वाले हैं? Actually, today, if you look at the mix, हमारा 90% affordable है, and 10% is slightly more than affordable. May not be premium, but slightly more because हमारा ticket size है 22 lakhs. पहले 18 लाख था, थोड़ा improve करके, थोड़ा new segment enter होके, अभी 22 lakhs हो गया. Going forward, 90-10 अभी जो है, वो 80-20 हो सकते बस. अच्छा, और कमर्शियल स्पेस का सर क्या सिचुएशन है? वहाँ पर कितना रिवाइवल है? क्या वहाँ से भी आपको डिमांड मिल रहा है, पिकअप हो रहा है वहाँ पर? Sorry, I didn't get a question. Come again. कमर्शियल स्पेस में, कमर्शियल साइड कैसा दिख रहा है रियल एस्टेट का अभी? No, we are not into commercial. We are in a very small percentage. So actually, there what I got to know is that I think demand is yet to pick up because a lot of companies अभी वर्क फ्रॉम होम चालू कर दिया. सो उसकी वजह से आई थिंक स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर कॉर्पोरेट्स आर एक्चुअली कमिंग डाउन एंड दे हैव नॉट स्टिल रिवर्स दैट डिसीजन. सो सम कंपनीज हैव, सो देयर डिमांड थोड़ा कम है बिकॉज लॉट ऑफ कंपनीज आर नाउ रियलाइजिंग दैट दे हैव मोर स्पेस. अभी बिकॉज एम्प्लॉयज आर नाउ वर्किंग फ्रॉम होम टू दैट एक्सटेंट दे हैव एडिशनल स्पेस. सो उधर थोड़ा डिमांड कम है. ओके अच्छा सर, एक दो चीज़ें और. लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में एसेट क्वालिटी स्टेबल है, चाहे आप क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एब्सोल्यूट टर्म्स पे देख लें या परसेंटेज टर्म्स पे देख लें, दोनों में स्टेबल ही दिखाई पड़ रही है. सो जो सिचुएशन सिनेरियो, और क्योंकि मेजरली सैलरीड क्लास है तो ये तो मान के चलूँ कि FY23 तक आते आते भी सिचुएशन ऐसी रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा एसेट क्वालिटी के अंदर स्पाइक की उम्मीद नहीं है? It will be stable. It will be stable not just this year. I think even in the years to come, it will be pretty stable. तो आप इतना ज्यादा बेट कर रहे हैं सैलरीड क्लास पे कि वहां पर एसेट क्वालिटी में खास बड़ा चेंज नहीं आएगा? नहीं, ऐसे नहीं. हमारा सैलरीड अभी 72 है, नॉन सैलरीड 28% है. 28% बहुत बड़ा होता है. हाँ. उसके बावजूद भी हमारा एसेट क्वालिटी स्टेबल रहेगा. अच्छा गिरीश सर, एक और चीज़, क्योंकि अब हम जो गोइंग फॉरवर्ड जिस सीजन में जा रहे हैं वो फेस्टिव सीजन है और यहाँ पर रियल एस्टेट का डिमांड बहुत ज़्यादा पिकअप करता है. तो आपने पहले भी कहा कि Q1 Q2 थोड़ा वीक, लेकिन Q3 Q4 ऑनवर्ड्स वो नंबर्स और रिवाइव करेंगे और पिकअप करेंगे. सो क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लो बेस भी है, दूसरा डिमांड भी रिवाइव हो रही है और जो अफोर्डेबल की डिमांड है वो स्ट्रॉन्ग भी है, तो इस सिचुएशन सिनेरियो में क्या मान के चलें कि पहले कंपैरिजन में FY22 के कंपैरिजन में 23 के सेकेंड हाफ ज़्यादा रोबस्ट होगा? See, quarter on quarter if you compare, I think robust तो होगा. I think ये पूरा साल पिछले साल कंपेयर किया तो industry will grow at about 11-12%, we'll grow at about 18%. See, last year बुरा नहीं था. Last year में quarter 1 थोड़ा बुरा था because of COVID, but बाकी जो 3 quarter था वो जबरदस्त था. So maybe there's some pent up demand which flew, which actually slip off from quarter 1 to quarter 2 and 3. So last year was very good. So on a very good base, low base नहीं था, अच्छा base था last year. On that good base, industry will grow at about 11-12%. सर क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंपनी की जो यील्ड्स हैं उनमें एक अच्छा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा है. सो गोइंग फॉरवर्ड भी डिमांड साइड बेटर है, वॉल्यूम साइड बेटर आ रहा है, यील्ड्स भी हम बेटर मान के चलेंगे? हाँ, इन द इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो यील्ड्स तो बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगा. So I think company will have to be very careful in terms of managing margins, but yields will go up definitely. Yes.
ओके और सर लिक्विडिटी का सिचुएशन अभी कैनफिन होम्स के लिए किस तरह का है गोइंग फॉरवर्ड? क्या कोई फंड रेज या कोई सिचुएशन ऐसी जो अराइज हो रही हो? No, we are pretty high on liquidity since many years. So अभी भी liquidity high है. And in terms of fundraise, we are planning, not immediate, maybe next 3 or 4 quarters, we are planning to raise funds. And how much corpus would be? How much size that would be? So as of now, we have enabling approval of 1,000 crores. अभी परसों हमारा AGM है, so we'll again get some enabling approval, and we'll be able to raise some portion of that, in the next few quarters. So that is completely non-equity based fundraise, right? We have not decided on what is I'm talking about equity. I'm talking about equity. Okay, so कोई stake sale? कोई नहीं स्टेक सेल नहीं, नो स्टेक सेल नहीं, दिस इज नॉर्मल फंड रेस. ओके चलिए तो एक बढ़िया फंड रेज. अच्छा वैसे अदरवाइज क्या सीआर सिचुएशन है अभी, जो एडिक्वेसी रेशियोज हैं वो किस तरह के? अभी 24 है. Adequacy is about 24, so we are pretty comfortable on that. और इस फंड रेज के बाद अप्रोक्सीमेटली? No, it depends on the quantum, what quantum you're going to raise, then ratios will slightly change. ओके अच्छा सर फर्स्ट हाफ के नंबर्स हम ऑलमोस्ट देख रहे हैं क्योंकि Q1 के नंबर्स आ चुके हैं, Q2 में हम बैठे हैं और ऑलरेडी हम सिचुएशन देख रहे हैं. Q3 Q4 ऑनवर्ड्स आपका जो आउटलुक है वो काफ़ी बेटर मान के चल रहा है. तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए NIMs का सिचुएशन क्या आप देख रहे हैं FY23 के एंड तक आते आते? एडवांसेस की ग्रोथ आपने खुद कहा कि 18 से 19% के आसपास आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY23 के एंड तक आते आते. तो जो लास्ट ईयर FY22 के नंबर से उससे बेटर साइड पे FY23 आप क्लोज करेंगे? No, I'll put it this way. So our threshold for spread is 2.4 and NIM is 3. So we'll be better than that in the whole of this year. I think in the long run, it might settle down as to what I told. Okay. तो आप ये मान के चल रहे हैं कि 3% के आसपास NIMs कहीं आने का अनुमान है FY23 के एंड तक? No, I'm not saying FY23. In the long run में बोल रहा हूँ. So may not happen in next quarter, next 2-3 quarters, but in the long run. क्योंकि we never anticipated COVID. So COVID आके पूरा numbers पूरा change हो गया. Right, so we don't know, we are not sure of what is going to hit us in future, and therefore I'm saying long-term guidance will be 2.4 and 3. If you look at the current numbers, obviously may not be much of change for next few quarters. हाँ, इनफैक्ट जो पिछले कई सालों या कई क्वार्टर के नंबर है, 20 क्वार्टर के नंबर मेरे सामने है, तो उसमें 3% से 3.5% का ऑन एन एवरेज एक नंबर देख रहा है. तो मोटा मोटा वही नंबर हम मान के चले कि शायद आता हुआ दिखाई पड़ सकता है. अच्छा इसी तरह से क्योंकि जो AUM ग्रोथ है वो नॉर्मल सिनेरियो में करीब 18 से 20% की रेंज में रहता है, तो वही 18 से 20% की ग्रोथ यहाँ पर भी मान के चले हम सर? 18% ग्रोथ. ओके चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश सर अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए. और उम्मीद करते हैं कि जैसा आप एंटिसिपेट कर रहे हैं Q3 और Q4 के नंबर्स उससे बेटर पोस्ट होते हुए दिखाई पड़े, एक बढ़िया ग्रोथ वहाँ पर आप दिखाएं. बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए. कैनफिन होम का स्टॉक एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशन वहाँ पर देखने को मिल रही है. 638-639 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रहा है. 2-2.5 रुपये के आसपास की बढ़त है. 722 के लेवल से नीचे ज़रूर आया लेकिन 400 रुपये की रेंज से भी इसने पुल बैक दिखाया, तो बहुत दूर नहीं है अपने हाइस के आसपास से. मार्केट्स के ऊपर वापस लौटते हैं. करीब 17,643 का जोन देखने को मिल रहा है. दिन के ऊपरी सरों से 40 अंक नीचे अभी निफ्टी कामकाज करता दिखाई पड़ रहा है. निफ्टी बैंक 350 अंक जरूर ऊपर है, 39,763 के जोन्स में ये भी कामकाज कर रहा है. लेकिन मिड कैप सुबह से ही 1/4% ऊपर है और स्मॉल कैप के अंदर तेजी बढ़ी है 1% की बढ़त के साथ. 9,735 के हाइस के बाद 9,715 के जोन्स में कहीं कामकाज करता दिखाई पड़ रहा है. इंडिया विक्स 1.25% ऊपर कामकाज कर रहा है. एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे बाजार पे बातचीत जारी रखते हैं. देख रहे हैं नो योर कंपनी और मार्केट्स में खरीदारी बनी हुई है 17,638 के आसपास. इनफैक्ट आज इंडेक्स हैवी वेट्स की तरफ से पार्टिसिपेशन है. एक बार आप निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर्स लेकर आइए किस तरह से मूव है, क्योंकि आज ICICI बैंक, रिलायंस, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि मेजरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं. HDFC बैंक, L&T, इनकी तरफ से पार्टिसिपेशन ज़्यादा दिखाई पड़ेगा. आज प्रेशर है कुछ FMCG में जिसमें HUL, नेस्ले, एशियन पेंट्स, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव कंट्रीब्यूशन नहीं है. लेकिन हैवी वेट्स इनका वेटेज ज़्यादा है, वहाँ से एक बढ़िया कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है. चले तो अब नो योर कंपनी को तो ये समेटेंगे, लेकिन कमाई का अड्डा लेकर हमारे साथ दिल्ली से वीरू मौजूद है. कुछ ही देर में आशीष भी आएंगे स्टूडियो में. लेकिन वीरू, मार्केट्स में अभी तो एक रेंज बाउंड ट्रेड दिख रहा है और जिस तरह से सिचुएशन बन रही है और हैवी वेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लग रहा है 18,000 दिखा देगा.
देखिए 18 की तो बात कर सकते हैं, लेकिन पहले अगर आप देखें सुमित, ये जो 17,700 का लेवल है, जो इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जो सबसे बड़ा कॉल राइटर था, उसके ऊपर हम आज सुबह आगे थे। चार्टिकली 20 डेमा के ऊपर, 10 डेमा के ऊपर आप इस वक्त सबसे अच्छी स्थिति में हैं। एक हर्डल है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का 17,705, वो निकले तो एक स्ट्रॉन्ग मूव की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ऑप्शंस के सेट्स क्या कहते हैं उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन हाँ एक बात तो है सुमित कि आज के कंट्रीब्यूटर्स की और निफ्टी मूवर्स की लिस्ट बेहद अव्वल दर्जे की है सुमित। तो इनफैक्ट ये कंट्रीब्यूटर ही इतने हैवी वेट्स हैं कि अगर ये थोड़ा और बढ़िया पार्टिसिपेशन दे गए तो शायद इंडेक्स को 18,000 भी हम जाते हुए देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ डे हाई पर फिलहाल ये कामकाज कर रहा है और मेजर जो टारगेट अपग्रेड है उसके बाद ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, 3 मेजर बैंक्स जो कि इंडेक्स में अच्छा पार्टिसिपेशन दे रहा है। 63 अंकों के आसपास कंट्रीब्यूशन यहाँ से है। और एक और इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि जो स्मॉल कैप की रैली है वो आज सुबह से बनी हुई है, वहाँ पे कोई बिकवाली नहीं देखने को मिली। आज सुबह से 1% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कमाई का अड्डा लेकर वीरू और आशीष आपके लिए मौजूद रहेंगे। नमस्कार।